नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इतिहास का परिचय के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हिस्ट्री का हम सिलेबस जो है कंप्लीट कर देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर जो है हम कवर करेंगे हिस्ट्री जीके में। उसके बाद आज का अपना टॉपिक इतिहास का परिचय के बारे में जानेंगे कि इतिहास को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, किस काल के एविडेंस मिले थे और किस काल के नहीं मिले थे। तो सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले इतिहास का वर्गीकरण जानेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद जानेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य वंश को अच्छे से जानेंगे, फिर शुंग वंश, कणप वंश व सातवाहन वंशों के बारे में, भारत पर विदेशी आक्रमण, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धम वंश, संगम वंश या संगम युग और साथ ही चोल वंश। तो इन सभी के बारे में एक एक करके अच्छे से जानेंगे। फिर आते हैं पांड्य वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, अरब आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, मुगल काल का पतन, साथ ही मराठा साम्राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ था, फिर कर्नाटक युद्ध, बंगाल के नवाब। इसके बाद दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, आंग्ल मराठा युद्ध, बंगाल के गवर्नर जनरल कितने थे, इन सभी के बारे में। साथ ही 1857 का विद्रोह यानी क्रांति, फिर किसान विद्रोह के बारे में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जानेंगे, फिर बंगाल का विभाजन कैसे हुआ और कब हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी युग के बारे में जानेंगे, और इसके बाद है सिख साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो हिस्ट्री जीके में हम इन सभी चैप्टर्स को जो है एक एक करके अच्छे से समझेंगे, जो कि ये हिस्ट्री जो है किसी भी एग्जाम के वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब आज का हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं दोस्तों, इतिहास का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे इतिहास को कितने भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जिनकी एक पुस्तक भी है हिस्टोरिका। तो क्वेश्चन पूछा गया है हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो ये हेरोडोटस की पुस्तक है। और हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, यूनान के निवासी थे। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता जो है सिसरो यानी सिसरो के द्वारा जो है कहा गया था, किसके, सिसरो के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का वर्गीकरण। तो इतिहास के वर्गीकरण को जो हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे, यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इस काल के जो है दोस्तों कोई भी लिखित यानी रिटन एविडेंस जो है नहीं मिले हैं, ताकि इस काल के बारे में हमको कोई जानकारी मिल सके। साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य मिले, यानी कुछ यहाँ की वस्तुएं मिली हैं जिनसे हमें ये पता लगता है। और ये कौन सा काल था, पाषाण काल था। आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इस काल के दोस्तों लिखित यानी रिटन एविडेंस यानी साक्ष्य जो है मिले हैं, लेकिन इनको जो है पढ़ा नहीं जा सके, क्योंकि इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी और अभी तक जो है ये लिपि किसी को समझ में नहीं आई, ताकि पता चल सके कि इस समय जो है यहाँ के लोग जो है कौन सी भाषा बोलते थे और क्या है, क्या जानकारी जो है मिलती थी। इन सभी के बारे में हमने बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इस काल के लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है जो वस्तुएं मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाती हैं उनके द्वारा हमको पता लगा है। जैसे एग्जाम्पल पाषाण काल, तो पाषाण काल के कोई भी रिटन एविडेंस यानी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल की यदि बात की जाए तो इस काल के लिखित साक्ष्य यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस काल के रिटन साक्ष्य यानी लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। और यहाँ की लिपि थी भाव चित्रात्मक। जैसे एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आप सभी को पता है लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है, क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इस काल के जो है लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस मिले हैं, और साथ ही इनको पढ़ा भी गया है कि इस काल में जो है मनुष्य का जीवन जो है कैसा रहा था, किन किन वस्तुओं का ये प्रयोग करता था।
साहित्यिक साक्ष्य मिले और पुरातात्विक साक्ष्य मिले। साहित्यिक साक्ष्य कुछ पांडुलिपियाँ जो है यहाँ पर मिली हैं जिनमें यहाँ की जानकारी लिखी हुई है, और साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य कुछ ऐसे वस्तुएं यानी सामान मिले हैं जिनसे यहाँ के बारे में जो है पता लग चुका है, या मनुष्य जो है किन किन वस्तुओं का यहाँ पे प्रयोग करता था। तो ये आपको याद रखना है। तो इन 3 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। अब इन तीनों भागों को भी जो है बांटा गया है, तो इनको भी हम देखेंगे कौन कौन से भागों में जो है बांटा गया है। अब जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने 3 भागों में, पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है और नवपाषाण काल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पुरापाषाण काल के बारे में। तो पुरापाषाण काल का जो समय रहा था अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC यानी ईसा पूर्व तक रहा था। मतलब यहाँ पे बात की गई है जो पुरापाषाण काल था, ये काल जो है कब से शुरू हुआ था ये तो अभी तक पता नहीं लग पाया, लेकिन लगभग कब तक रहा था, 10,000 BC तक रहा था। तो ये आपको याद रखना है। इस काल में मानव का जीवन यानी मनुष्य का जीवन कैसा था, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। जैसे ये जो है पत्थरों का युग था, जीवन अस्थिर था, खाना बदोश था, पत्थरों का उपयोग करता था, शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाता था, आग की खोज हुई और चित्रकारी की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पत्थरों का युग था। जो पाषाण काल था दोस्तों ये जो है पत्थरों का युग था यानी स्टोन एज था, और साथ ही जीवन अस्थिर था इस काल में। मतलब मानव को ये पता नहीं थी कि घर बनाकर भी जो है स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहा जाता है, क्योंकि इसको ये जानकारी नहीं थी किस प्रकार जो है एक स्थान पर जो है घर बनाकर रहा जाता है, और ना ही इसको खाने की तमीज़ थी, ना कपड़े पहनने की तमीज़ थी। मतलब इसका जीवन जो है अस्थिर था, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं थी। खाना बदोश था, मतलब खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, इसको नहीं पता था एक स्थान पर रहकर खेती भी की जा सकती है, फसलें उगाई जा सकती है ताकि ये आराम से खा सके। जब इसको ये जानकारी नहीं थी तो ये खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, और हर किसी चीज़ के लिए जो ये पत्थरों का प्रयोग करते थे। शिकार का अल्प ज्ञान था, मतलब इनको नहीं पता था शिकार कैसे किया जाता है और साथ ही भोजन कैसे बनाया जाता है, इसलिए शिकार का अल्प ज्ञान था और ये कच्चा मांस खाते थे। इनको नहीं पता था कि भोजन को जो है पकाकर भी खाया जाता है। और पुरापाषाण काल के समाप्त होने से पहले पहले जो है इसी काल में जो आग की खोज हो गई थी, और ये आग की खोज के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले, चीन की चाओजू गोजियन गुफा से जो है मिले हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों यानी 2 पत्थर टकराए होंगे आपस में, जिस कारण जो है चिंगारी निकली होगी, इस प्रकार इन्हें पता लगी होगी आग जैसी भी कोई चीज़ होती है जिससे जो है भोजन पकाया जा सकता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं शैल चित्रकारी। तो चित्रकारी की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो ये हुई थी पुरापाषाण काल में। कैसी चित्रकारी, शैल चित्रकारी यानी रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स का मतलब होता है दोस्तों यानी पहाड़ियों को काटकर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स होती थी। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि महाभारत कालीन मानी जाती है, मतलब महाभारत काल के समय की मानी जाती हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है, और इनकी खोज यानी इनको डिस्कवर किया था 1957-58 में BS बाकड़कर के द्वारा इनको खोजा गया था। और साथ ही जो भीमबेटका की गुफाएं इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है 2003 में शामिल कर लिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। रॉक पेंटिंग्स क्या होती हैं, आग की खोज कब हुई, कच्चा मांस किस काल में खाता था। अब जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ता रहेगा तो मध्य पाषाण काल आते आते जो है ये शिकार करना भी सीख जाएगा, और साथ ही शिकार करने के लिए तीर कमान का प्रयोग भी करने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है BC और AD में क्या फ़र्क होता है। BC और AD, BC को ईसा पूर्व भी लिखते हैं, AD को ईसवी भी लिखते हैं। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह कौन थे, क्रिश्चियन के गॉड थे। तो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटनाएं थी उनको हम लिखते हैं BC में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं उनको लिखते हैं BC में। जैसे 10,000 BC से 5,000 BC, तो BC में जो है समय घटता है, जबकि AD में जो है समय बढ़ता है। ईसा मसीह के जो जन्म के बाद की घटनाएं उनको हम लिखते हैं दोस्तों AD में, यानी आफ्टर बर्थ। जैसे 1206 से लेकर 1290 AD। तो AD में दोस्तों समय बढ़ता है जबकि BC में समय घटता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ आए होंगे। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट, मध्य पाषाण काल।
तो मध्य पाषाण काल की यदि बात करेंगे तो इसका समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था मध्य पाषाण काल का समय। और इसका अन्य नाम है लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है मध्य पाषाण काल को। इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था और इन छोटे छोटे पत्थरों को जो है माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोलिथ के नाम से किसको जाना गया है? जो मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया था उनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया है। साथ ही मध्य पाषाण काल आते आते जो है मानव शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था, मतलब शिकार करने के लिए तीर कमान का प्रयोग करने जो है लग गया था। इसको पता लग गया था कि शिकार कैसे करना है। साथ ही मध्य पाषाण काल आते आते जो है ये पशुपालना भी इसने शुरू कर दिया था। अब ये पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं जिससे हमें यह पता लगा है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालना शुरू कर दिया था। तो इसके साक्ष्य यानी एविडेंस आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालना शुरू कर दिया था। और मानव के द्वारा अपना पहला पालतू पशु किसे बनाया गया था? तो कुत्ते को जो है मानव के द्वारा अपना पहला पालतू पशु बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब शिकार का पूर्ण ज्ञान किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। तीर कमान का प्रयोग किस काल में किया था? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन किस काल में शुरू हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत। शव मतलब डेड बॉडी को जो दफनाने की शुरुआत हुई थी ये किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल में हुई थी। अब ये हमें जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि कुछ स्थानों से क्या मिले हैं दोस्तों? एविडेंस मिले हैं यानी साक्ष्य मिले हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि मध्य पाषाण काल में डेड बॉडी को यानी शव को दफनाया जाता था। अब जैसे लेखिया ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पड़ती है, जहाँ से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता लगता है कि डेड बॉडी को जो है दफनाया जाता था। दमदमा यूपी से एक ही कब्र से 3 समाधियाँ मिली हैं। महादहा यूपी से युगल समाधि मिली है और साथ ही लंगनाज गुजरात से पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। मतलब यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि डेड बॉडी को जो है मरने के बाद दफनाया जाता था, जिससे यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमें जानकारी जो है मिलती है। जैसे लंगनाज गुजरात से पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, जिससे ये पता लगता है कि पशुओं को मर जाने के बाद जो है दफनाया जाता था उनकी डेड बॉडी को। तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं चारों, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसका जो तीसरा भाग है नवपाषाण काल, तो इसको हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।